हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यह मेरा पहला वन शॉट वांगसियान एफएफ है जिसे मैंने मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर लिखा है। हालांकि उनकी रिक्वेस्ट हॉरर एफएफ की थी, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए मैंने उनके लिए ये शॉर्ट एफएफ लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि उन्हें मेरा ये एफएफ पसंद आएगा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं उनके लिए हॉरर एफएफ लिख दूँगी, मगर मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने ये एफएफ उनके लिए लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि ये उन्हें पसंद आएगी। और हाँ, अगर आप सभी लोगों को मेरी ये एफएफ पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोग हमेशा यही भूल जाते हैं। तो चलिए मैं अपनी फर्स्ट वन शॉट एफएफ शुरू करती हूँ। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर को फिर से हैप्पी बर्थडे विश करती हूँ। तो चलिए हम इस स्टोरी को एंजॉय करते हैं। वांग जी आज 1 साल बाद चाइना आ रहा है। वह एयरपोर्ट पर ही था, तभी म्या म्या आती है और वांग जी के गले लग कर कहती है, वांग जी फाइनली तुम आ गए। मैंने बहुत वेट किया था, क्या तुमने मुझे याद किया? वांग जी ने कहा, डार्लिंग ये कोई पूछने की बात है, मिस यू अलॉट। इसके बाद वह एयरपोर्ट से बाहर आने ही वाले थे, वांग जी का सेक्रेटरी सोंगलेन आ गया। सोंगलेन ने कहा, मिस्टर वांग जी आपका वेलकम है। वांग जी ने अपने सेक्रेटरी को गले लगाया और कहा, प्लीज़ तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो फिर मुझे मेरे नाम से ही बुलाओ। सोंगलेन कहता है, ओके वांग जी तो चलें। वांग जी ने म्या म्या का हाथ पकड़ा और कहा, चलते हैं। सोंगलेन ने म्या म्या को देखा, मगर उसे देखकर सोंगलेन के फेस पर जो एक्सप्रेशन था उसे देख वांग जी समझ गया कि इन दोनों के बीच की टेंशन कभी नहीं ख़त्म होगी। वांग जी ने कहा, तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? म्या म्या ने कहा, कभी नहीं। वह सोंगलेन को उसी तरीके से घूर रही थी जैसे कि सोंगलेन उसे देख रहा था। वांग जी ने कहा, चलो ना। सोंगलेन भी कहता है, चलते हैं। वांग जी को सोंगलेन एक बड़े से लग्जूरियस ब्लैक कार में बैठाता है। म्या म्या वांग जी के साथ बैक सीट पर बैठ गई। सोंगलेन ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गया। उस बड़ी सी कार के आगे पीछे 2 कारें और चल रही थीं। उन कारों में वांग जी के गार्ड्स थे। यहाँ पर हम वांग जी के बारे में जान लें। वांग जी लैंड कॉरपोरेशन का सेकंड हायर है। वह अपने कॉलेज के टाइम से ही बिजनेस को अपने भाई के साथ हैंडल कर रहा है। इसी साल उसे यंगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। वह पिछले 1 साल से यूएसए में अपनी एक कंपनी के ब्रांच को इस्टेब्लिश करने में लगा था। उस ब्रांच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वहाँ वांग जी को स्पेशली बुलाया गया था। वह 1 साल से चाइना में नहीं था। वह अपने ब्रदर सी चैन की एंगेजमेंट पार्टी को भी नहीं अटेंड कर पाया था और अपनी कंपनी के वर्क के चलते वह इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि उसने अपने घर पे कॉल करना ही बंद कर दिया था। अगर उसकी कंपनी अब सक्सेसफुल चल रही थी तो उसने चाइना वापस आने की सोची और आज वह चाइना में है। चाइना आने का एक बड़ा कारण उसके भाई सी चैन और मेंग्याओ की मैरिज अटेंड करना भी था। म्या म्या वांग जी की फियांसे थी और चाइल्डहुड लवर भी। वांग जी की कार लैन मेंशन के सामने रुकती है। वांग जी अपने सेक्रेटरी सोंगलेन के साथ मेंशन के अंदर आ जाता है। म्या म्या भी उसके पीछे थी। मैडम लैन, मिस्टर लैन लैन कुरैन हॉल में बैठे थे। वांग जी को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। मैडम लैन वांग जी को गले लगाती हैं और उसे फोरहेड पर किस करते हुए कहती हैं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया डार्लिंग। वांग जी कहता है, मॉम मैंने भी आपको मिस किया। इस पर लैन कुरैन कहते हैं कि हमने रात को तुम्हारी सक्सेस की खुशी में एक पार्टी रखी है, तो फिर जाओ आराम करो और रात में पार्टी में मिलते हैं। अब रात का समय था। पार्टी मेंशन में नहीं बल्कि एक बड़े से लग्जूरियस होटल में रखी गई थी। वह होटल लैन का ही था। आज उसकी ओपनिंग भी थी। लैंस के कई बिजनेस में से एक बिजनेस होटल्स का भी था। उनके इस तरीके के होटल्स के बहुत सारे चेन थे जो चाइना के साथ अदर कंट्रीज़ में भी फैले थे। पार्टी हॉल को दिखाया जाता है। पार्टी में वांग जी के स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, बिजनेस फ्रेंड्स के साथ उन सभी को इनवाइट किया गया था जो वांग जी के करीब थे। वांग जी यह देखकर बहुत खुश हो गया था। लैंस के करीबी कई फैमिलीज़ भी आई थी, जिसमें मैन फैमिलीज़, जियांग फैमिलीज़, मो फैमिलीज़ थी।
वेन चाओ, सुयांग, सॉन्गलेन, साओ सिंचेन, वेन जुलियो, वेन सू, ये सभी वांगजी के क्लोज फ्रेंड्स थे। सभी फ्रेंड्स मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, ड्रिंक एंजॉय करते हैं। म्याम्या वांगजी को पार्टी में सीड्यूस करने की कोशिश करती रह। सब ठीक चल रहा था। पार्टी को सी चैन और मेंग्याओ हैंडल कर रहे थे। मैडम लैन, लैन कुरैन, मिस्टर लैन अपने अपने बिजनेस पार्टनर्स में बिजी थे। वांगजी बैठा था, तभी एक वेटर आता है और कहता है, आपको कुछ चाहिए सर? वेन चाओ ने कहा, ये कोई पूछने की बात है, जाओ और वांगजी सर के साथ हम सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आओ। म्याम्या वहीं बैठी थी, उसने कहा, एक सॉफ्ट ड्रिंक लाना, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। वेटर ओके कहकर चला जाता है। वांगजी बैठा था, वह चारों तरफ देख रहा था जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा हो। जियांग चैंग ने कहा, किसे ढूंढ रहे हो वांगजी? वांगजी ने कहा, किसी को तो नहीं। वांगजी ने कहा, जियांग चैंग, अंकल आंट नहीं आए हैं क्या? जियांग चैंग ने कहा, आए हैं, उधर देखो। वांगजी ने देखा, जियांग फैमियान, मैडम यू, यान ली, मैडम लैन आपस में बातें कर रहे थे। वांगजी अपने मन में कहता है, सभी हैं, मगर वो क्यों नहीं है? पार्टी देर रात तक चलती है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं तो वांगजी भी अपनी मेंशन में आ जाता है। फ्रेश होने के बाद जब वह अपने बिस्तर पर लेटा था तो सोच रहा था कि पार्टी में वह नहीं था। क्या उसे बुलाया नहीं गया था, या फिर वह आना ही नहीं चाहता था? पहले तो ऐसा नहीं था, किसी ना किसी बहाने वो मेरे सामने आ ही जाता था। चलो अच्छा ही है नहीं आया, कम से कम उसे देखने से मुझे जो डिस्गस्टिंग फीलिंग होती थी वह नहीं हुई। यह सब सोचकर ही वांगजी सो गया। मॉर्निंग में वह हॉल में आया, तभी मिस्टर लैन कहते हैं, वांगजी तुम अपना ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हो? वांगजी कहता है, आज से। इस पर मैडम लैन कहती है, वांगजी कल से जाना, आज तुम मेरे साथ जियांग मेंशन चलोगे। जियांग यानली की पेंटिंग देखनी है। जियांग यानली की इंगेजमेंट जिन जुसान के साथ होने वाली है, तो हमें वहाँ जाना ही होगा। वांगजी मना करने वाला था, मगर तभी उसके मन में ख्याल आया कि वह भी वहाँ पर होगा, तो एक बार उसे देख ही लूँ, उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखूंगा। वांगजी ओके कहता है। वांगजी के साथ मैडम लैन जियांग मेंशन आती हैं। वहाँ पर लगभग वे सभी लोग आए हुए थे जो वांगजी के पार्टी में थे। जियांग यानली और जिन जुसान की एंगेजमेंट होती है, वहाँ पर सब खड़े थे। वांगजी ने फिर अपनी निगाहों को चारों तरफ घुमाया, उसे फिर वह शख्स नज़र नहीं आया जिसकी तलाश वह काफ़ी देर से कर रहा था। वांगजी अब फ्रस्ट्रेट होने लगा। उसने एक सर्वेंट को देखा और उसे बुलाया, क्योंकि वह सर्वेंट उस शख्स के साथ अक्सर काम करता रहता था जिसे वांगजी ढूंढ रहा था। वांगजी ने उसे बुलाया। वांगजी ने सर्वेंट को ऐसी जगह बुलाया जिस जगह पर किसी का ध्यान नहीं था। सर्वेंट आता है। वांगजी उससे पूछता है, विंग कहाँ है? वह सर्वेंट घबरा गया। उसने कहा, अब यहाँ वह नहीं रहते हैं, उनका नाम भी यहाँ नहीं लिया जाता है। और हाँ, अगर आपको कुछ और चाहिए, और हाँ अगर आपको कुछ और पूछना हो तो पूछिए, मगर उनके बारे में नहीं प्लीज़। वांगजी हैरान, वह यहाँ नहीं रहता है तो कहाँ रहता है? इसके बाद तो वांगजी का उस पार्टी में रहने का मन ही नहीं कर रहा था। वांगजी जैसे तैसे पार्टी को ख़त्म कर अपने मेंशन मैडम लैन के साथ चला जाता है। नेक्स्ट डे वांगजी अपने ऑफिस जाता है और फिर रात में लैन मेंशन में न जाकर अपने खुद के मेंशन में जाता है। वांगजी जब ऑफिस जाता है तो वह इसी मेंशन में रहता है। यहाँ पर उसे अकेला रहना पसंद है। कभी कभी म्याम्या और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, मगर तभी जब वांगजी उन्हें बुलाता है। वांगजी बेड पर लेटा था और सोच रहा था कि आखिर विंग कहाँ है। पहले जो उसके फ्रेंड्स विंग के रहने पर उसे बुली करते थे, टीज करते थे, उसके ना रहने पर उसके बारे में बातें करते थे, आज वह भी उसका नाम नहीं ले रहे हैं। जियांग मेंशन में तो सर्वेंट तक उसका नाम लेने में हिचकिचा रहे हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? विंग आखिर गया कहाँ? वांगजी ने आंखें बंद की और कहा, विंग, विंग सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन। वांगजी याद करने लगता है कि कैसे विंग की एंट्री उसकी लाइफ में हुई थी। वांगजी कॉलेज के फाइनल ईयर में था। जियांग चैंग उसका क्लासमेट था। विंग भी उसी कॉलेज में था, मगर जियांग चैंग ने कभी किसी को नहीं बताया कि विंग उसका एडॉप्टिव ब्रदर है। वह विंग से खुद को दूर रखता था। एक बार जियांग चैन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जियांग चैन ने वांगजी से रिक्वेस्ट की थी कि विंग को बता दे कि उसका प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि जियांग चैंग नहीं कर सकता और एग्ज़ाम आने वाले हैं।
तब अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वह फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। यूनिवर्सिटी के डीन ने कहा था कि वह चाहे कॉलेज आए या ना आए मगर उसे एग्ज़ाम में बैठना होगा, तो उसके प्रोजेक्ट को उसे कंप्लीट भी करना होगा। जियांग चैंग ने कहा, वांग जी बस तुम ही इसमें मेरी मदद कर सकते हो। उसे वांग जी पर पूरा भरोसा था। वांग जी जियांग चैंग के घर गया था। जियांग चैंग ने कहा, प्लीज़ वांग जी मेरी हेल्प कर दो। वांग जी ने कहा, ओके। इसके बाद वांग जी ने कहा, उसकी हेल्प कौन करने वाला है? जियांग चैंग बोलता है, विंग। तभी विंग जियांग चैंग के कमरे में दाखिल होता है। उसके हाथ में फ्रूट की ट्रे थी जो जियांग चैंग के लिए लाया था। जियांग चैंग ने कहा, ये करेगा। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये सर्वेंट? जियांग चैंग ने कहा, ये सर्वेंट नहीं है, मेरे फादर ने इसे अडॉप्ट किया था। वांग जी ने विंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और कहा, दिखने में तो ये सर्वेंट ही लग रहा है। जियांग चैंग ने कहा, सर्वेंट का बेटा था तो सर्वेंट ही लगेगा ना। इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो हमारी फैमिली ने इसे गोद ले लिया, मगर इसे मॉम ने कभी नहीं अपनाया, इसलिए यह इस घर का सर्वेंट ही है। वांग जी ने कहा, ये मेरी हेल्प कर पाएगा? जियांग चैंग ने कहा, लैन यूनिवर्सिटी से यह स्कॉलरशिप लेता है, पता नहीं कैसे इसे स्कॉलरशिप मिल जाता है। पढ़ने में ठीक ठाक है, तभी ना इसका स्कॉलरशिप मिलता है। जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, कल से मिस्टर लैन के पास जाना और प्रोजेक्ट बनाने में उनकी हेल्प करना। विंग ओके कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट दिन से वांग जी विंग को अपने मेंशन में बुलाता है और विंग से जियांग चैंग का प्रोजेक्ट पूरा करवाता है। वांग जी विंग को पसंद नहीं करता था, पता नहीं क्यों, बस वह प्रोजेक्ट रिलेटेड उससे बातें करता था। मगर विंग तो मानो वांग जी के करीब भी रहना चाहता था। वह किसी न किसी बहाने से प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर देता था और वांग जी से डांट खाता था। कभी कभी वह भूख लगने के बहाने से वांग जी के किचन में जाता और उसके लिए डिनर भी बना देता था। वांग जी को यह पसंद नहीं आता था, मगर जियांग चैंग के लिए वह विंग को बर्दाश्त कर रहा था। कुछ दिनों में विंग वांग जी से यूनिवर्सिटी में भी प्रोजेक्ट के बहाने बातें करने लगा था। अब वांग जी के फ्रेंड्स भी विंग को जानने लगे थे। विंग जिस तरह से वांग जी के करीब रहने की कोशिश करता था, सभी समझने लगे थे। वेन चाओ ने कहा, वांग जी लगता है विंग म्याम्या की जगह लेना चाहता है। म्याम्या वहीं पर थी। उसने कहा, मुझे भी लगता है। वांग जी कहते, स्टॉप गाइस, मैं तो खुद ही उससे परेशान हूँ और तुम लोग भी ना। बस जियांग चैंग की प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तभी विंग वहाँ आ जाता है। वांग जी नहीं रुकता है। उसने आगे कहना जारी रखा, 40% को मैं अपने सामने भी ना आने दूँ। यह बात उसने विंग की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा था। विंग समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा। सब विंग की तरफ देखकर हंसने लगे। विंग की आंखों में आंसू आ गए। वह वहाँ से चला गया। वांग जी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। म्या आई और वांग जी के गले लग गई और कहा, वांग जी तुम ठीक कह रहे हो, इन लोगों के साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। उस दिन के बाद से विंग वांग जी के पास तभी जाता है जब वह उसे बुलाता है। मेंशन में भी जब वांग जी बुलाता है तभी विंग जाता है। विंग घंटों तक बिना कुछ पिए खाए रहता है। वह अपना पानी खुद ही घर से ले जाता था ताकि वांग जी से उसे कुछ भी मांगना ना पड़े। मगर वांग जी पता नहीं क्यों विंग से बहुत ज़्यादा अन्याय होने लगा था। वांग जी पर उसकी इंसल्ट करने लगा था। वांग जी के साथ उसके फ्रेंड्स भी उस पर कमेंट करने लगे थे। वेन चाओ तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। वह उसे टच करने की कोशिश करता रहता था, वो भी सबके सामने। वांग जी इन सबको इग्नोर करते रहता था। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो तब वांग जी ने राहत की सांस ली। फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। सब अपने बिजनेस में लग गए थे। वांग जी के फ्रेंड्स में सब के सब बिजनेस फैमिली से ही थे, तो सब ने ही अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। मगर वांग जी जो कॉलेज टाइम से ही बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, उसे एक्सपीरियंस हो गया था, तो उसे लैंड कॉरपोरेशन का CEO बना दिया गया था। जब से वह CEO बना था तब से लैंड कॉरपोरेशन भी काफ़ी ग्रो कर रहा था। वांग जी के CEO बनने के बाद लैंड कॉरपोरेशन चाइना का नंबर 1 कॉरपोरेशन बन गया था। उसकी सक्सेस से सब लोग हैप्पी थे। वांग जी ने अपनी सक्सेस के लिए चाइना के एक फेमस क्लब में पार्टी दी थी। पार्टी में उसके सभी फ्रेंड्स आए थे, म्या भी आई थी, मगर वहाँ जियांग चैंग नहीं आ पाया था। यह क्लब वांग जी की थी। वांग जी अपनी सभी फ्रेंड के साथ VIP सेक्शन में बैठा था। मैनेजर आते हैं और वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी कहता है, यहाँ के फेमस बारटेंडर को यहाँ भेजो। मैनेजर ओके कहता है और एक बार
टेंडर को वहाँ भेज देता है। वांग जी की नज़र जब बार टेंडर के ऊपर जाती है, वांग जी गुस्से में बोल पड़ता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वांग जी के इस एक्शन से सबकी नज़र विंग पर जाती है। विंग ने कहा, सर मैं नहीं जानता था कि ये आप हो, मैं किसी दूसरे को भेज देता हूँ। तभी वेन चाओ उठता है और विंग के चारों तरफ से घूमकर उसे देखता है और कहता है, ऐसे वांग जी तुमने इसे ध्यान से नहीं देखा है क्या? देखो ना, यह किसी गर्ल की तरह ब्यूटीफुल लग रहा है। बेड पर इसके साथ बहुत मज़ा आएगा। विंग वेन चाओ के मुंह से जब ऐसी बातें सुनता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। यह देख सभी अपनी अपनी जगह सन्न रह गए थे और वांग जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये विंग इस तरह की कोई हरकत भी कर सकता है। पहली बार वह विंग को ध्यान से देखता है। वह उसके शार्प फीचर को देखता है, उसकी आलमंड शेप आईज, उसकी नोज, ब्यूटीफुल लिप्स और सबसे खूबसूरत उसकी नेक। उसने आज बार टेंडर के कपड़े पहने थे जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था। वांग जी तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। तभी वेन चाओ ने विंग के हाथ को बहुत तेज़ी से पकड़ा और उसकी बैग पर ले जाकर उसे पिन कर दिया। इसके बाद विंग को अपनी तरफ खींच लिया और कहा, इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें? चलो मैं आज तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूँ। इतना कहकर वह विंग के फेस की तरफ झुकने लगा। वांग जी जब यह देखता है तो वह वेन चाओ को विंग से अलग करता है और वेन चाओ को धक्का देकर काउच पर गिरा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, किसी की डिग्निटी के साथ खेलने का हक तुम्हें किसने दिया है? वेन चाओ चलो विंग से सॉरी बोलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहती है, वांग जी ये क्या कर रहे हो, ये तो विंग है ना। वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, कोई भी रहे, मैं अपने सामने इस तरीके की हरकत करना किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ। तो चलो वेन चाओ माफ़ी मांगो विंग से, नहीं तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम जानते भी नहीं। वेन चाओ उठता है और विंग की तरफ आता है, अपने घुटनों पर बैठकर उसे सॉरी कहता है। विंग वहाँ से रोता हुआ भाग जाता है। अब इस इंसिडेंट को हुए 1 मंथ बीत गए थे। पूरे चाइना में वांग जी और म्या के इंगेजमेंट अनाउंस हो जाती है। इंगेजमेंट के 2 दिन पहले की रात वांग जी डिनर कर रहा था। वांग जी ने अपने सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी क्योंकि आज रात वह म्या के साथ स्पेंड करने वाला था। वांग जी डिनर कर रहा था, तभी मेंशन का डोर ओपन होता है। कोई था जो वांग जी के पास आ रहा था। वांग जी अपने डिनर एंजॉय करते हुए कहा, म्या बेबी इतना देर क्यों लगा दिया तुमने? यह कहकर उसने डोर की तरफ देखा और कहा, विंग तुम। इतना कहने के बाद वह डाइनिंग टेबल से उठने लगा। विंग ने कहा, आप डिनर कर लीजिए, मैं तब तक इंतज़ार कर लूँगा। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो विंग? विंग ने कहा, बस कुछ बात कहनी थी तो आ गया हूँ, अभी तुरंत चला जाऊँगा, मगर पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। वांग जी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो चले जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं जाऊँगा, पहले आपको मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। विंग ने बहुत लाउड कहा था। वांग जी चुप हो गया। तब उसने कहा, ठीक है कहो, मैं यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ, अपनी बात कहो और जा यहाँ से। विंग कहता है, अपना डिनर तो कर लीजिए आप। वांग जी कहता है, तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर गया, अब कहो जो कहना है। विंग कहता है, ओके। फिर एक गहरी सांस लेता है और कहना शुरू कर दिया, सर मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा और आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं आपसे प्यार करता हूँ। विंग ने बिना डरे ये बातें वांग जी को बोल दी थी। वांग जी बस विंग का मुंह देखता रह गया था। एक पूरा सेंटेंस कहने में विंग कई बार अटकता था। उसने ये सारी बातें एक पोयम की तरह कह दी। वांग जी तो यह सोचकर कुछ पल के लिए खड़ा ही रह गया था और फिर कहना शुरू किया, विंग क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? कैसे तुम ये सब मुझसे कह सकते हो, ये जानते हुए भी कि मैं इंगेज्ड हूँ? तुमसे बड़ा सेमलेस मैंने कहीं नहीं देखा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ना फेंक दूँ। तभी वहाँ म्या आती है। वह विंग को एक थप्पड़ लगाती है और उसे खींचकर मेंशन के बाहर का डोर बंद कर देती है। इसी के साथ वांग जी की आँख खुल जाती है। उसने कहा, विंग कहाँ हो तुम? वह बेचैन था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, मगर उसे बेचैनी सी थी। उसने कहा, विंग जब तुम थे तब भी तुम मुझे इरिटेट करते थे, जब तुम नहीं हो
तब भी इरिटेट इरिटेट कर रहे हो। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम विंग? जब तक इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल जाता मैं सो नहीं पाऊँगा। अब मैं क्या करूँ? मुझे जियांग चैंग से तुम्हारे बारे में पूछना ही होगा। जियांग चैंग को वांग जी ने कॉल लगाया। जियांग चैंग ने कॉल रिसीव कर लिया और कहा, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल क्यों किया वांग जी? वांग जी ने कहा, जियांग चैंग, विंग कहाँ है? जियांग चैंग ने कहा, तुम विंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो वांग जी? वांग जी सीरियस वॉइस में कहता है, मुझे बस जानना है विंग कहाँ है। तुम बस आंसर दो जियांग चैंग। जियांग चैंग ने कहा, उसे कोई सुगर डैडी मिल गया था, वह उसी के साथ चला गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ है, कोई नहीं जानता वह किसके साथ गया है। वांग जी ने कॉल कट कर दिया। उसे अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। उसने कहा, क्यों, मैं क्यों सैड फील कर रहा हूँ? वह कहीं भी जाए, मगर सच में वह सेमलेस था। उसने कहा था उसे कुछ नहीं चाहिए, मगर सुगर डैडी, ओह, उसका मतलब अब समझ में आया, उसे सुगर डैडी चाहिए था। यह सब सोचते ही वांग जी को बेचैनी सी होने लगी। उसने अपने रूम की विंडो ओपन की और बाहर की ओर देखने लगा। उसने कहा, विंग, तुम बार बार पिछले 1 साल से मुझे इतना क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी यादों में आकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो विंग, क्यों? इतना कहकर वह बाहर की तरफ देखने लगता है। वह मेंशन के गार्डन एरिया की तरफ देख रहा था। उसे दिखाई पड़ता है कि वहाँ एक पर्सन बैठा है जो बिल्कुल विंग की तरह लग रहा था। उसने कहा, विंग, वो विंग है क्या? फिर खुद से कहता है, नहीं नहीं, वो विंग कैसे होगा? उसके बारे में मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? उसके बारे में क्या मैं इतना सोच रहा हूँ कि वह मुझे दिखाई ही देने लगा है? ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मुझे? इतना कहकर वह विंडो क्लोज कर देता है। मॉर्निंग होती है, वांग जी की आंखें खुलती हैं। उसने फिर शावर ली और ब्रेकफास्ट करने आ गया, मगर उसे अब भी चैन नहीं मिल रहा था। उसके मन में विंग का ख्याल बार बार आ रहा था। उसने कहा, अब बस मुझे उस विंग से मिलना ही होगा और पहले ये पता करना होगा कि वह किसके पास है। उसने तुरंत सॉन्गलैन को कॉल लगाया। कुछ ही मिनटों में सॉन्गलैन वांग जी के सामने था। वांग जी ने कहा, सॉन्गलैन, तुम्हें विंग के बारे में पता लगाना है। सॉन्गलैन ने कहा, विंग कौन है? वांग जी ने कहा, मेरे पास उसकी पिक्स नहीं है। उसकी पिक्स तुम्हें जियांग चैंग के पास मिलेगी या लैन यूनिवर्सिटी के बिजनेस डिपार्टमेंट में। मुझसे विंग मेरे इंगेजमेंट के 2 दिन पहले मिला था। उसने मुझे अपने प्यार का इजहार किया था। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया और अपने मेंशन के बाहर कर दिया था। 1 साल बाद मैं जब यहाँ वापस आया तो मैंने सुना उसे कोई सुगर डैडी मिल गया है। वह यहाँ से चला गया है। मैं नहीं जानता हूँ क्यों, मगर मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ वो ठीक है या नहीं। प्लीज़ सॉन्गलैन, पता करो, वरना मुझे उसका ख्याल चैन से जीने नहीं देगा। मैं अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सॉन्गलैन। सॉन्गलैन, जो अब तक वांग जी की सारी बातों को सुन रहा था, उसने अपना मोबाइल निकाला और उसे एक पिक दिखाई जिसमें उसने एक पर्सन के साथ सेल्फी ली थी। वांग जी ने देखा तो कहा, ये विंग है। तुम इसके साथ कैसे हो? तुम इसे जानते हो? सॉन्गलैन ने कहा, वांग जी, तुम्हारे इंगेजमेंट के 2 दिन पहले ये तुम्हारे मेंशन के रास्ते में जो एक छोटा सा पार्क है, वहाँ एक चेयर पर बैठा था। मैंने वहीं कुछ दूर पर अपनी कार रुकी थी। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करने थे। जब मैंने इसे सेंड कर दिया तो देखा कि चेयर पर बैठा हुआ ये पर्सन बहुत रो रहा था। वहाँ कोई और नहीं था, यहाँ तक कि कोई बच्चा भी नहीं खेल रहा था। मैं उसके पास गया और उसके रोने का कारण पूछा। जैसे ही मैंने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, उसने मुझे रोते हुए हक कर लिया और कहा, क्या मैं बहुत बुरा हूँ? मैंने उसे देखा, वह एक बेबी के जैसा क्यूट लग रहा था। वांग जी सॉन्गलैन की बात बिना पल के झपकाए सुन रहा था। सॉन्गलैन ने आगे कहा, उसने कहा कि वह किसी से प्यार करता है, मगर वो इंसान उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है। 2 दिन बाद उसकी इंगेजमेंट है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। आप बताओ मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने उसकी आंखों में बहुत पेन देखा था वांग जी। वांग जी, क्या वो तुम थे जिसके लिए वो रो रहा था? वांग जी ने कहा, हाँ, वो मैं ही था। सॉन्गलैन ने कहा, मैंने उससे कहा, अगर मूव ऑन करना हो तो पहले जाओ, अपनी फीलिंग उसे बता दो। एक्सेप्ट किया तो ठीक है,
नहीं तो फिर समझ लेना किस्मत में नहीं था। इसके बाद तुम्हें कभी भी इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि तुमने उससे अपनी बात नहीं की थी, अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। वांग जी ने कहा, वह आया था, मैंने उसको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट किया था, उसे मेंशन से बाहर निकाल दिया था। सॉन्गलैन ने कहा, वांग जी तुम अपनी जगह सही थे, वह अपनी जगह सही था, मगर अब बताओ तुम क्यों जानना चाहते हो उसके बारे में। वांग जी ने कहा, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जहाँ पर वह है वह ठीक है या नहीं। सॉन्गलैन ने कहा, ओके वांग जी, मैं जल्दी ही उसकी खबर लेकर आऊँगा। अब जब रात हो जाती है, वांग जी अपने विंडो के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसे आज चांद बहुत सुंदर लग रहा था। ठंडी हवाएं वांग जी को ताजगी का एहसास करा रही थीं। तभी उसकी नज़र गार्डन में घूम रहे उस साए पर पड़ती है। गार्डन में लाइटें जल रही थीं। वह जहाँ खड़ा था वहाँ से वह उस पर्सन को साफ देख पा रहा था। वांग जी ने देखा तो उसे वह विंग जैसा लग रहा था। वांग जी ने अपनी आंखें मली, फिर खुद से कहा, ये क्या हो रहा है, मुझे विंग हर जगह क्यों दिख रहा है? मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है? मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है कि वह मुझे हर जगह दिखाई देने लगा है। वांग जी फिर विंडो क्लोज कर सोने चला गया, मगर अब डेली यही होने लगा था। ऐसा होते 1 वीक हो गए थे। वांग जी को लगा कि वो अब मेंटली बीमार हो रहा है। वह नी हॉस्पिटल चला आया। नी मिंजे, जो कि वांग जी के बड़े भाई सी चैन के फ्रेंड थे और एक जाने माने साइकाट्रिस्ट थे। वांग जी ने उनसे सारी बातें बताई कि कैसे एक पर्सन जिसे वह इन दिनों बहुत याद कर रहा है उसे रात में दिखाई देता है। उसने निमिंजे से कहा, कहीं कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? निमिंजे ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। निमिंजे कुछ क्वेश्चंस वांग जी से करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, उन्हें सब ओके लग रहा था। उसने कहा, वांग जी तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम रिलैक्स करो, जितना रिलैक्स करोगे उतना ही तुम्हें इन सब से बाहर निकलने में आसानी होगी। तुम नेक्स्ट वीक आना, तब तक मैं तुम्हें ये दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें ले लेना और प्रॉपर तरीके से रेस्ट करना। वांग जी ने कहा, ओके काका, फिर अपने मेंशन की तरफ चला गया। आज फिर रात हुई। वांग जी ने अपनी दवाई ले ली थी। उसने सोचा, चलो क्या पता दवाइयों का असर हो और उसे कुछ ना दिखे। वह फिर विंडो खोलता है। वहाँ से फिर उसे विंग वहीं खड़ा हुआ उसकी तरफ देखता दिखाई पड़ता है। वांग जी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, विंग विंग, तुम मेरे माइंड के साथ यूँ खेल नहीं सकते हो, नहीं खेल सकते हो। इतना कहने के बाद वह दौड़कर मेंशन के मेन डोर के पास जाकर उसे ओपन कर बाहर चला जाता है और चिल्लाने लगता है, विंग विंग। तभी वह देखता है कि विंग उसे थोड़ी दूर पर खड़ा था। वांग जी ने कहा, कौन हो तुम विंग नहीं हो सकते हो, तुम मेरे माइंड से क्यों खेल रहे हो? विंग ने कहा, सर मैं विंग हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? वांग जी ने कहा, ओह तुम विंग हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, मैं तो 1 साल से यहीं खड़ा हूँ, जब से आपने मुझे अपने घर से निकाला था, मैं जा ही नहीं पाया। वांग जी कंफ्यूज। उसने कहा, क्या तुम पागल हो, 1 साल से यहाँ पे खड़े हो? विंग ने कहा, हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ। वांग जी ने हंसते हुए कहा, ओह तो 1 साल से खड़े हो, तो बताओ किस लिए खड़े हो? विंग ने कहा, सॉरी कहने के लिए। वांग जी ने कहा, सॉरी सॉरी किस बात के लिए? विंग ने कहा, मैं खुद को सेफ नहीं रख पाया ना, इसलिए। अब वांग जी और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, विंग ये क्या बात हुई, तुमने खुद को सेफ नहीं रखा तो खुद से सॉरी बोलो ना, मुझसे क्यों बोल रहे हो? चलो अब ये बातें करना छोड़ो और बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, सर प्लीज़, मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। मैं आपको सॉरी इसलिए कहना चाह रहा था कि मैं हमेशा से आपका होना चाहता था। मेरे पास कुछ भी नहीं था सर, पर मैंने जब आपको देखा तो आपको अपने पास रख लूँ, यही ख्याल हमेशा मेरे मन में आने लगा। आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं आपके साथ रहना चाहता था, मैं आपके करीब रहना चाहता था। मैं हर बार किसी न किसी बहाने से आपके पास आने की कोशिश कर रहा था।
वांगजी उसकी बातें सुनने लगा, मगर ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू उसके गालों को भिगोते जा रहे हैं। उसने विंग की आंखों में देखा जिसमें कुछ भी नहीं था, वह खाली थे। विंग ने कहा, सर, मैं आपके पास आता था कि आपके पास मुझे सेफ फील होता था। मुझे लगता था मेरे पास कोई है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मगर आप तो इसे मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगे। आपकी नफ़रत बढ़ती जा रही थी और मेरा प्यार भी बढ़ता जा रहा था। मैं जानता था आप किसी और के हो, मगर मैंने बस आपसे प्यार किया था, आपसे प्यार मांगा नहीं था। मैंने जब आपसे कहा था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो आपने मुझे अपने मंज़िल से बाहर करवा दिया था सर। तब मैं यहीं पे खड़ा था और यहीं खड़ा रह गया। आज तक मैं यहीं पे खड़ा हूँ। वांगजी विंग की बात समझ नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, फिर सॉरी कह रहा हूँ सर, अपने आप को नहीं बचा पाया इसलिए। सॉरी सर, मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर नहीं कर पाया। अब तो आप मुझसे और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे होगे ना। पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सर। मैं नहीं लड़ पाया सर, और डर्टी हो गया। सॉरी सर, सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, प्लीज़। वांगजी की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अब सिसकने भी लगा था, मगर विंग विंग के सब निकलते जा रहे थे, मगर विंग की आंखें खाली थीं। वांगजी कहता है, विंग, विंग, मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता था और ना ही करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ विंग। प्लीज़ सॉरी, सॉरी मत बोलो। विंग ने कहा, ठीक है, तो क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे? वांगजी ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मगर अगर मांग रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया विंग। विंग बहुत खुश हो गया था, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वांगजी ने कहा, ओके विंग, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया ना। अब तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मगर विंग विंग तो उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे गायब होने लगा। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह विंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, मगर वहाँ पर विंग था ही नहीं। वांगजी अपनी जगह पर जम गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह घबरा गया और बैठ गया और फिर बेहोश हो गया। मॉर्निंग हुई। मॉर्निंग में गार्ड ने देखा कि वांगजी बेहोश पड़ा था। उसे वे अंदर ले गए। उसे होश में लाया गया। वह फिर बैठता है और रात की बातों के बारे में सोचने लगता है। उसने सॉन्गलैन को बुलाया और कहा, सॉन्गलैन, 1 वीक हो गए हैं। सॉन्गलैन, तुमने अभी तक विंग की खबर नहीं दी है। सॉन्गलैन ने कहा, बस 3 दिन और वांगजी, फिर सारी डिटेल आपके सामने होगी। वांगजी ने कहा, ओके, प्लीज़ जल्दी करना। फिर वह सॉन्गलैन से कहता है, सॉन्गलैन, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं रेस्ट करूंगा और तुम मेक श्योर करना कि कोई मुझसे ना मिले। मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ तो सोने जा रहा हूँ। ओके। सॉन्गलैन ने कहा, यस वांगजी, और ओके कहकर चला जाता है। वांगजी सॉन्गलैन के जाने के बाद रेस्ट करने चला जाता। वह सच में बहुत टायर्ड फील कर रहा था और रात की बात रह रह के उसके दिमाग में चलती जा रही थी। उसका बेड रेस्ट करते हुए, मूवी देखते हुए गुजर रहा था। उसे बस रात का इंतज़ार था और अब रात होने वाली थी। वांगजी ने कहा, तुम जो कोई भी हो, मैं आज जानकर ही रहूँगा कि तुम अपने को विंग क्यों कह रहे हो। वांगजी विंडो पर खड़ा होकर विंग का इंतज़ार करने लगा, मगर विंग नहीं आया। वांगजी अब फिर मेंशन के बाहर आ गया था और वहाँ खड़ा रहा जहाँ कल उसने विंग से बातें की थी। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी जब विंग नहीं आया तो वह वहीं बैठ गया और कहा, भले मुझे पूरी रात लग जाए मगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा विंग। इतना कहने के बाद वह वहीं बैठ गया। मॉर्निंग हो गई। गार्ड्स हैरान थे, वांगजी बाहर क्यों हैं? गार्ड्स ने पूछा, सर आप ठीक हैं? वांगजी ने कहा, मैं ठीक हूँ। वांगजी बहुत सैड था। वह शावर लेता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर सो जाता है। आफ्टरनून के बाद ही जाकर वह उठता है। उठने के बाद वह सोचता है
मुझे नीमिंजे गगा के पास जाना चाहिए, उनसे सारी बातें बतानी चाहिए। इसके बाद वांग जी सीधे हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाता है। वह नीमिंजे के केबिन में दाखिल होता है। नीमिंजे ने कहा, वांग जी क्या हुआ, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? क्या तुम्हें फिर से उसके विज़न आए थे? वांग जी ने कहा, गगा एक दिन पहले आया था, मैंने उस दिन भी दवा ली थी, मगर फिर भी वो पर्सन मेरे सामने आया था और बातें भी की थी। मगर कल गुस्से में मैंने दवा भी नहीं ली थी, मगर कल वो पर्सन आया ही नहीं, वह दिखा ही नहीं। मैं उसे देखना चाहता था। नीमिंजे ने कहा, तुमने उससे बातें की थी? वांग जी ने कहा, हाँ की थी। नीमिंजे कहते हैं, तो अब बताओ तुमने क्या बातें की थी? वांग जी ने कहा, वह मुझसे सॉरी बोल रहा था, खुद को ना बचा पाने के लिए। नीमिंजे ने कहा, क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, हाँ गगा, उसने यही कहा था। वांग जी आगे कुछ कह ही पाता तभी केबिन की डोर बहुत तेज़ी से ओपन होती है और एक डॉक्टर बदहवास सा नीमिंजे के पास आ रहा था। नीमिंजे तुरंत खड़े हो गए। उसने उसकी हालत देखी। उसने कहा, नी हुसैन क्या हुआ? नी हुसैन ने कहा, वह जा रहा है गग्गा, वह जा रहा है। उसने अपनी जीने की उम्मीद छोड़ दी है गग्गा, मैं उसे नहीं बचा पा रहा हूँ। उसने मुझे लाइफ दी थी, मगर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसे बचा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ गग्गा? प्लीज़ उसके पास चलिए, उसे रोकिए। गग्गा चलिए ना, कुछ कीजिए। उसकी बॉडी अब कोई इंजेक्शन या दवा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जैसे वह जीना ही नहीं चाहता हो। प्लीज़ गग्गा बताइए ना, मैं क्या करूँ? चलिए ना गग्गा। नीमिंजे ने कहा, ओके ओके चलते हैं। नीमिंजे हुसैन के साथ दौड़कर जाने लगता है। वांग जी भी अपनी क्यूरियोसिटी में उनके पीछे जाने लगता है। नीमिंजे, नी हुसैन, वांग जी तीनों उस रूम में दाखिल होते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर नीमिंजे घबरा जाते हैं। वह कहते हैं, हुसैन ये क्या हो रहा है हुसैन? सामने जो पर्सन सोया था उसके हाथ पैर हिल रहे थे, जैसे कि वह किसी से लड़ रहा हो। उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। हुसैन ने कहा, गगा क्या करूं? क्या करूं गगा, देखिए ना उसे। नीमिंजे कहते हैं, नी हुसैन तुम बेस्ट हो, खुद को शांत करो, कुछ सोचो। तब तक मैं अदर्स डॉक्टर को कॉल करके यहाँ बुलाता हूँ। वांग जी जो अभी तक खड़ा था, सामने का नज़ारा देखकर वह फ्रीज हो गया था। वह नीमिंजे की आवाज़ सुनकर होश में आता है। नीमिंजे कहते हैं, वांग जी तुम यहाँ से जाओ, जो कुछ हो रहा है यह तुम्हारे माइंड पर इफ़ेक्ट डालेगा या डाल सकता है। वांग जी पूछता है, इसे क्या हुआ है डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? नीमिंजे कहते हैं, इसका माइंड अब जीने की उम्मीद छोड़ रहा है, इसका बॉडी दवा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, शायद कुछ समय बाद यह रहे भी ना। तभी वांग जी बोलता है, गगा कुछ नहीं होगा मेरे विंग को, मैं उसे कुछ होने ही नहीं दूंगा। इतना कहने के साथ ही वह वांग जी के पास जाता है। वह उसे ऊपर से हक कर लेता है और कहने लगता है, विंग विंग तुम मुझे सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना मुझे? तुम कैसे जा सकते हो? गगा कह रहे हैं कि तुम जाने वाले हो, तुम नहीं जा सकते विंग। मुझे छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? देखो देखो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था ना, तो फिर ये क्या? मत जाओ विंग, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ अपने वांग जी के पास। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ विंग, मैं तुमसे तब भी प्यार करता था, मगर पता नहीं क्यों मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। मैं मेरे लाइफ में थी ना, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। मगर मेरी इस गलती की तुम सज़ा नहीं दे सकते हो विंग तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, प्लीज़ विंग वापस आ जाओ ना, वापस आ जाओ। तुम मुझे इरिटेट कर सकते हो, मेरे आगे पीछे घूम सकते हो, मुझे अनवाय कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो। वांग जी यह सब बोले जा रहा था और रोए जा रहा था। नीमुंजे और नी हुसैन वांग जी को देखे जा रहे थे। वे कंफ्यूज थे और साथ ही उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। वांग जी रोते रोते विंग से सारी बातें कह रहा था। विंग के ऊपर मानो वांग जी की बातों का असर होने लगा था। नी मिंजे, नी हुसैन और डॉक्टर्स
जो अभी अभी आए थे हैरानी से दोनों को देख रहे थे। विंग के पल्स धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे थे। वह शांत होने लगा था। उसके चेहरे पर सुकून सा दिखने लगा था। काफ़ी देर तक वांगजी उसे लेकर बैठा रहा। तभी नी मिंजे आते हैं और वांगजी से कहते हैं, चलो वांगजी, अब ये ठीक है। वांगजी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। नी मिंजे किसी तरीके से उसे ले आते हैं। नी मिंजे के केबिन में डॉक्टरों की टीम बैठी थी। वांगजी ने पूछा, विंग को क्या हुआ? नी मिंजे कहते हैं, उसका नाम विंग है। वांगजी ने कहा, हाँ, उसका नाम विंग है और मैं उसे जानता हूँ। वह मुझसे प्यार करता है। नी मिंजे कहते हैं, आज से 1 साल पहले उसने नी हुसैन की लाइफ को उस समय सेव किया था जब वह खुद बहुत ही ज़्यादा जख्मी था। वांगजी ने कहा, जख्मी? नी हुसैन ने कहा, हाँ, नी हुसैन के कार का एक्सीडेंट हुआ था, कोई नहीं था वहाँ पर। तभी विंग वहाँ पर आया जो बहुत ही ज़्यादा घायल था। उसके बॉडी पर कपड़े के नाम पर बस एक बॉक्सर था। उसने उसी हालत में नी हुसैन को हॉस्पिटल पहुँचाया था। हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वह वहीं पर बेहोश हो गया था और कोमा में चला गया था। उसे हमने चेक किया था, उस पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था। शायद वो कई लोग थे, वो उसका रेप करना चाह रहे थे, वह ये नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उसकी बॉडी को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। वांगजी ये सब सुन रहा था तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत ख़तरनाक हो गया था। उसने कहा, जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की है ना गगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। नी मिंजे कहते हैं, मगर वांगजी एक बात बताओ, तुम जिस विंग की बात कर रहे हो क्या ये वही पर्सन है? वांगजी ने कहा, हाँ गगा, मैं जिस पर्सन की बात कर रहा था वह विंग ही है। वही मुझसे बातें कर रहा था और उसने कहा था कि वह पिछले 1 साल से मेरे मेंशन के बाहर खड़ा है। नी मिंजे और नी हुसैन के साथ डॉक्टर्स भी वांगजी का मुंह देखने लगे थे। तभी एक डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वांगजी, क्या पूरी स्टोरी आप हमें सुनाएंगे? वांगजी ने अब तक की पूरी स्टोरी डॉक्टर्स को सुना दी। डॉक्टर ने कहा, ये हो सकता है वह विंग की सोल थी। मैं अभी आपको अच्छे से नहीं समझा सकता क्योंकि मुझे एक पेशेंट देखने जाना है, मगर इतना समझ लीजिए, मिस्टर विंग की सोल आपसे बहुत प्यार करती है। वह नहीं चाहते थे कि कोई उनको आपके अलावा टच करे, इसीलिए वो तब तक मरना नहीं चाहते थे जब तक आप उन्हें माफ़ ना करें। उनकी सोल की यही लास्ट विश थी कि आप उन्हें माफ़ कर दें। इसीलिए वह पिछले साल से अपनी बॉडी को छोड़कर अपने मेंशन के बाहर खड़ी थी। ऐसा पॉसिबल है मिस्टर वांगजी कि कोमा में गए पर्सन की सोल उनकी बॉडी से कुछ समय के लिए अलग रह सकती है, जब तक कि उनकी डेथ ना हो जाए या फिर वह कोमा से बाहर ना आ जाए। अब जब आपने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि आप उनके साथ हैं और उन्हें माफ़ कर दिया है, तो वह अपने बॉडी को छोड़ के जाना चाहते थे, मगर जब आपने उनसे बातें की तो उनके अंदर जीने की शायद उम्मीद जग गई है और वो अब नॉर्मल होने लगे हैं। अगर आप उनके साथ ऐसे ही रहे तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वांगजी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा डॉक्टर, मैं अब विंग को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, मैं उसके ठीक होने का इंतज़ार करूँगा। डॉक्टर्स ने कहा, ओके, उनके लिए यही ठीक होगा अगर उन्हें फिर से अपनी लाइफ में वापस आना है। नी मिंजे और नी हुसैन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी, अगर तुमने ऐसा किया ना तो हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान होगा। हम विंग को मरता नहीं देख पाएंगे वांगजी, हम नहीं देख पाएंगे। वांगजी ने कहा, गगा, नी हुसैन, मैं भी विंग को अपनी लाइफ से दूर नहीं रख पाऊँगा, मैं नहीं रख पाऊँगा, और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं रहा तो शायद मैं जिंदा होते हुए भी जिंदा ना रहूं। इसके बाद वांगजी ने सॉन्गलैन को कॉल किया और सॉन्गलैन को पूरी बातें बताई और कहा, अब से वह विंग के पास हॉस्पिटल में ही रहेगा तो इसका अरेंजमेंट वह कर दे। सॉन्गलैन ने ओके कहा। इसके बाद सॉन्गलैन ने कहा, वांगजी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में फ़ाइल भेज रहा हूँ, विंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है, पढ़ लेना, उसे ज़रूर पढ़ लेना वांगजी। वांगजी को जल्द ही वो फाइल मिल जाती है। वांगजी जब उस फाइल को पढ़ता है तो फ्रीज हो गया था। उसमें लिखा था कि म्याम्या ने विंग को बुलाया था। म्याम्या ने विंग को उसके दूसरे दिन बुलाया था जिस दिन वांगजी ने विंग को अपने घर से निकाल दिया था। म्याम्या विंग के पास गई और उससे कहा
कि वांग जी ने उसे बुलाया है और वांग जी ने अपने मेंशन के पास उससे मिलने के लिए बुलाया है। विंग बहुत खुश था। वह वांग जी से मेंशन के पास मिलने के लिए चला गया था, मगर वहाँ से उसे वेंस किडनैप करके ले जाने लगे थे। वेन चाओ, वेन जूलियो, वेंसु, ये सब थे वहाँ पर। उन्होंने विंग को किडनैप कर लिया था। विंग किसी तरीके से छूटकर वांग जी की मेंशन में दौड़ता हुआ आया, मगर म्या थी वहाँ पर। उसने फिर से वेन चाओ को बुलवाकर विंग को पकड़वा दिया। चाओ और उसके भाइयों ने कार में ही विंग के साथ मिसबिहेव करने लगे थे, मगर विंग जो मार्शल आर्ट जानता था सबको घायल कर दिया था, मगर इसमें वह खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वेन चाओ ने अपनी जान बचाने के लिए कार का डोर जैसे ही ओपन किया, विंग वहाँ से भाग निकला। विंग उसे धक्का देकर वहाँ से भाग निकला। वह भाग ही रहा था और भागते भागते एक ऐसी सड़क पर पहुँच गया जहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक पर्सन बहुत घायल था जो डॉक्टर नी हुसैन थे। वह डॉक्टर नी हुसैन को देखा और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगा। इसके बाद वह डॉक्टर को हॉस्पिटल ले गया और खुद वहां बेहोश हो गया और तब से वह कोमा में है। वेन चाओ वहां गया था, मगर उसे लगा कि विंग मर गया है, क्योंकि विंग का वहां कोई पता ही नहीं था। इसके बाद वह जियांग चैंग के पास गया और उसे पैसे देकर इस बात के लिए मना लिया कि जियांग चैंग सबसे यह कह दे कि विंग अपने शुगर डैडी के साथ फॉरेन चला गया है। वांग जी ये सच पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ने कहा, वेन चाओ, जियांग चैंग और म्या, तुम सबको इस बात की सज़ा मिलेगी। मैंने कहा था ना, मैं किसी पर्सन की डिग्निटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं देख सकता। और यहाँ तो बात मेरे विंग की हो रही है। हाँ, वो मेरा विंग है। तुम में से किसी को नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार करता है। तुम सब जानते थे कि वो मुझसे प्यार करता है, तो फिर उसे इस तरीके की फ़ोर्स करने की क्या ज़रूरत थी। म्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं समझता था कि तुम परफेक्ट हो मेरे लिए, पर नहीं, तुम इतनी घटिया गिरी हुई लड़की हो, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूंगा। म्या, तुम्हें क्या लगता है तुमने कुछ नहीं किया है? तुमने बहुत बड़ी गलती की है म्या, बहुत बड़ी गलती। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से इस तरीके से बाहर फेंकूंगा कि तुम मेरे नाम से भी डरने लगोगी। फिर वांग जी सॉन्गलैन से कुछ कहता है। सॉन्गलैन पूरी मीडिया को बुलाता है और वेन चाओ के बारे में उसने जो सारी डिटेल निकाली थी उसे पूरी मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया। इसके बाद म्या और जियांग चैंग की बारी थी। उनके पास तो वांग जी खुद गया था। उसने म्या से कहा, म्या, तुमने विंग को बचने का मौका भी नहीं दिया और विंग को इस हालत में पहुंचाने की जिम्मेदार तुम हो, तो तुम्हें सलाखों के पीछे ही रहना होगा। म्या ने कहा, वांग जी तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हूँ। वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वांग जी ने कहा, पता नहीं वो कौन सा समय था जब मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड और अपनी फियांसे बनाया था। मैं एक पल के लिए मान लूँ कि विंग कुछ नहीं है, मगर ये तो है ना कि विंग एक पर्सन है और उसकी डिग्निटी के साथ तुमने खिलवाड़ किया। तुमने म्या एक लड़की होते हुए तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताई और म्या को अरेस्ट करवा दिया। वह जियांग चैंग के पास गया। जियांग चैंग अपने घर में ही था। वह पूरी जियांग फैमिली वहाँ बैठी थी। वांग जी ने कहा, जियांग चैंग तुम कैसे भाई थे? अरे भाई नहीं तो कम से कम इंसान ही अच्छे हो गए होते। तुमने अपने भाई को ढूंढने के बजाय, उसकी हेल्प करने के बजाय वेन चाओ का साथ दिया। तुमने वेन चाओ का साथ दिया विंग को बदनाम करने के लिए कि वह किसी शुगर डैडी के साथ भाग गया है। तुम्हें तो इसकी सज़ा मिल के ही रहेगी। इस पर जियांग फैमियान कहते हैं, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, सर मैं सही कह रहा हूँ। फिर उसने बता दिया कि जियांग चैंग ने कैसे वेन चाओ के साथ मिलकर यह फैला दिया कि विंग अपने शुगर डैडी के साथ चला गया है। जियांग फैमियान बहुत गुस्सा होते हैं। वह तुरंत एक थप्पड़ जियांग चैंग को लगाते हैं। मैडम, यू
उसे बचाने के लिए आती हैं। जियांग फैमियान कहते हैं, जियांग चैन, तुमने पैसों की खातिर ये किया था ना, तो फिर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस से बेदखल करता हूँ। अब मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बस एक ही बेटा है और वह है विंग। जियांग चैन माफ़ी मांग रहा था, लेकिन जियांग फैमियान उस पर कोई मर्जी नहीं दिखा रहे थे। वांग जी को बहुत खुशी मिली। इसके बाद वह विंग के पास चला आया। उसने विंग की बहुत केयर की। धीरे धीरे विंग ठीक होने लगा था। अब उसके हाथ पैर चलने लगे थे और वह मूव कर पा रहा था। धीरे धीरे वह बोलने की भी कोशिश कर रहा था। विंग ने नी हुसैन से पूछा, नी हुसैन, क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकता हूँ? नी मिंजे भी थे वहाँ पे। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम ले जा सकते हो। तुमने इसकी जितनी केयर की है यहाँ पे तो कोई कर ही नहीं सकता, तो इसे ले जाओ। और हाँ, यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ हम तुम्हारे घर पे प्रोवाइड कर देंगे, ओके? और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो किसी भी वक्त हमें कॉल कर लेना। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वह विंग को अपने घर ले जाता है। विंग को घर ले जाने के बाद उसकी और केयर करने लगता है। वह विंग को खाना खिलाता है, विंग को मेडिसिन देता है, उसके कपड़े चेंज करता है। हाँ, वांग जी विंग के कपड़े खुद ही चेंज करता है। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वह वांग जी को देखता है। उसकी आंखों से कभी कभी आंसू आने लगते थे, जिन्हें वांग जी पोंछ दिया करता था और कहता था, मत रो, अभी तो तुम्हें इसके बाद बहुत रोना है। विंग छोटी सी स्माइल दे दिया करता था। वांग जी और विंग धीरे धीरे ऐसे ही एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे। वांग जी की बॉन्डिंग विंग के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी थी और विंग तो हमेशा से वांग जी का ही था। धीरे धीरे विंग बोलने लगा था। अब वह छोटी छोटी बातें वांग जी से कहने लगा था, जैसे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, इस तरीके की। मगर और कुछ वह वांग जी से कभी नहीं कहता था। वांग जी चाहता था कि विंग उससे बातें करे, मगर विंग उससे कोई बात नहीं करता था। वांग जी थोड़ा सैड हो जाया करता था, क्योंकि विंग जब उसकी फैमिली आती थी तो उससे बातें करता था। हाँ, जियांग फैमियान और यान ली, जो कि विंग से बहुत प्यार करते थे, वह विंग के पास आते रहते थे। नी हुसैन, नी मिंजे, इन सभी से विंग बहुत अच्छे से बातें करता था। वह टूटी फूटी बोल लेता था। धीरे धीरे वह नॉर्मली भी बातें करने लगा था, मगर वांग जी से बस वह मतलब की ही बातें करता था। वांग जी को ये अच्छा नहीं लगता था, मगर वह कुछ कहता नहीं था। एक दिन वांग जी जब कमरे में आता है तो देखता है कि उसमें विंग नहीं है। विंग को ना पाकर वांग जी पैनिक करने लगता है। वह विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी विंग पीछे से आता है और वांग जी को बैक हग करता है। वांग जी से कहता है, थैंक यू सर, आपने मेरा साथ दिया, मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वांग जी कहता है, तुम मुझसे अब बातें कर रहे हो? इतने समय के बाद तुम सबसे कितने अच्छे से बातें करते हो, बट मुझे क्यों इग्नोर करते हो जब मैंने तुम्हारा साथ दिया तो? विंग कहता है, अगर मैं आपसे बातें करता तो क्या आपको अच्छा लगता? वांग जी ने कहा, हाँ, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे साथ कितनी बातें करता हूँ, मगर तुम तो कुछ भी नहीं कहते हो। मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। विंग कहता है, लेकिन आप तो मुझसे बहुत हेट करते हो ना? वांग जी कहता है, नहीं करता था, मगर अब नहीं करता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू, अगेन थैंक यू। वांग जी कहता है, मगर इस थैंक्स से मेरा काम नहीं चलेगा विंग। विंग कहता है, तो मुझे आपको किस तरीके से थैंक्स कहना होगा सर? वांग जी ने खुद को विंग के सामने किया और उसके कान के पास जाकर हंस की वॉइस में बोला, खुद को पूरी तरीके से मुझे सौंप दो विंग। विंग की बॉडी में सनसनी सी फैल गई, उसके चीक्स रेड हो गए। विंग ने कहा, मगर आपको पता है ना मेरे साथ वेन। वांग जी ने विंग के मुंह पर हाथ रखा और कहा, नहीं विंग, नहीं, मत सोचो, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ था विंग। और इसके बाद वह विंग के लिप्स पे अपने थम्स को घुमाते हुए कहता है, मगर अब तुम्हारे साथ मैं जो करूँगा वो ज़रूर बहुत कुछ होगा। विंग शर्मा जाता है। वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों हस्बैंड, क्या मुझे इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी? विंग वांग जी की बाहों में सिमट जाता है और कहता है, मैं आपका हमेशा से ही था, आई वॉज ऑलवेज योर्स।
मैं आपका हमेशा से ही था सर, बस आप ही मेरे पास आने में लेट कर दिए। वांग जी कहता है सॉरी विंग, सॉरी, आई विल ऑलवेज बी योर्स, आई लव यू विंग। तो फ्रेंड्स, मेरी ये शॉर्ट FF ऑलवेज योर्स यहीं पर एंड होती है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी FF पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।